नाज़रीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज मेरे साथ इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार उवैस सुल्तान ख़ान मौजूद हैं। उवैस, आपका खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। मैं आपके बारे में जितनी बातें जानता हूँ, जो समझ पाया हूँ, ये कि आप जो है सोशल वर्क से आपका ताल्लुक़ रहा है। आपने अपनी बुनियादी पढ़ाई सोशल वर्क सब मज़मून में की है। उसके बाद आप बहुत लंबे अरसे से डेवलपमेंट फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, मेरी जो फैमिली है, जो जर्नी है, अगर किसी की भी जर्नी देखनी होती है तो पीछे थोड़ा कदम हटाकर तलाशना होता है कि कहाँ से और क्यों। इब्तदाई दौर तो मेरी पैदाइश अमरोहा की है। अमरोहा एक बड़ा पुराना शहर है। आजकल लोग उन्हें जॉन एलिया के नाम से जानते हैं। और आपकी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो उर्दू जो लफ्ज़ इस ज़बान को दिया, इस बोली को दिया, वो भी अमरोहा के ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी थे, जिन्होंने ज़बान को पहली बार कहा कि उर्दू है। तो मेरी उस शहर में 2000 साल पुराना लगभग शहर है, उसमें पैदाइश हुई। हमारी जो फैमिली है, हमारा ख़ानवादा, वो 500 साल पहले, 550 साल पहले वहाँ पहुँचा एक रिफ्यूजी के तौर पर। और उस ज़मीन ने हमें अपना लिया, हमने उसे अपना लिया, और तब से हम वहीं पर हैं। हमारी फैमिली ने आगे कामकाज के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई, मेरे फ़ादर, पर आज भी हम दिल्ली में अमरोहा के ही कहलाए जाते हैं। अमरोहा का ज़िक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स, सोशल वर्क या जो भी जो चीज़ मैं करता हूँ, शायद उसका एक बड़ा दखल अमरोहा वाला होने की वजह से है। क्योंकि अमरोहा में एक सबसे ख़ूबसूरत जो चीज़ है जो मुझे मिली विरासत में, वो ये कि आप जैसे हैं, जिस रंग के हैं, जिस सोच के हैं, जिस फ़िक्र के हैं, आप वो रहिए। उसके साथ आप दूसरों के साथ भी मिलिए, दूसरों के साथ भी एक दूसरे के साथ रहने में अपनापन, उसमें अपनापन है, पर उसमें ये नहीं है कि आप अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जो दो फ़र्क है। तो अमरोहा ने एक चीज़ ये दी। दिल्ली में जहाँ मेरी पढ़ाई हुई और तमाम तरह की चीज़ स्कूलिंग, तो मैं जहाँ रहता हूँ न्यू सिलमपुर, चौहान बागर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो हमारी पैदाइश के फ़ौरी बाद जैसे बच्चों को जल्दी भेज दिया जाता है कि आप स्कूल जाइए, ताकि घर पे ज़रा टेंशन कम हो छोटे बच्चों को, जो जाने लायक भी ना हो। तो हम भी उसी कैटेगरी में थे, तो हमें भेजा गया। पर बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई तो उसके फ़ौरी बाद जो है हमारे स्कूल को, उस दिन हम नहीं गए थे 6 दिसंबर 1992 को, प्री नर्सरी, पर उस स्कूल को भी जला दिया गया। हमारी फैमिली, हमारे जो इलाका है, वो सीधे तौर पे अफेक्टेड एरिया था वायलेंस का, 92 का, 93। उसके बाद स्कूलिंग कर रहे थे। स्कूलिंग जब कर रहे थे उस दौरान, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, मेरे फादर भी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, तो सीलिंग ड्राइव, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग पॉलिसी आई, तो उस दौरान जो है मैं अपने फादर के साथ पहली बार जो है डिटेन हुआ एक प्रोटेस्ट में, जब मैं 6th क्लास में था। तो इस तरह का जो पहला एजिटेशन पब्लिक प्रोटेस्ट में इस तरह से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर वायलेंस हुआ। इट वाज नॉट अ क्रिमिनल वायलेंस, वो एक तरह का लोगों का और स्टेट के बीच का था, और सीलिंग रुकी। फिर उसके बाद आपको आगे 2 और जो हुए, 2019 दिसंबर में, फिर फरवरी 2020 में, वो बाद के हादसा थे। पर जो 2006 वाला जो हादसा है, उसने काफ़ी जो है एक दूसरी तरफ सोचने पे मजबूर किया। तब मैं 11th क्लास में था, और मैंने अपने अंदर पाया कि मुझे ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे लोग बेलॉस एक दूसरे से मिल सकें, और मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मैंने तलाश किया, तो मुझे ये कोर्स मिला, सोशल वर्क, बैचलर इन सोशल वर्क, अम्बेडकर कॉलेज में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो मैंने अम्बेडकर कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे फॉर्चुनेटली एडमिशन मिला। मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन, रिफ्यूजी, वॉरफेयर लॉज की पढ़ाई की थोड़ी। पर इस सब चीज़ में ये रहा कि जो बुनियादी जो तालीम है, जो हायर एजुकेशन की, उसमें जो उसका जो मकसद जो था, जिस तरफ ले जाना चाहते थे, सोशल वर्क एजुकेशन का जो मकसद है, एक तरह का लिबरेशन, तो उसने जो है जिस तरह से, जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा था, उसमें फैसिलिटेट किया।
उसके बाद मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद आमतौर पर सोशल वर्क प्रोफेशनल्स जो हैं वो कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या एनजीओज़ में या गवर्नमेंट सर्विसेज में। मेरे साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैं एक बिल्कुल ही अलग डोमेन में गया, पब्लिक पॉलिसी के एक इंस्टीट्यूशन CSDS, वहाँ साउथ एशियन डायलॉग्स ऑन इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी सैडेड, वहाँ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, वो बड़ा जो है रिनाउंड, बड़ा रेस्पेक्टेड जो है इंस्टीट्यूशन है। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि आप पहले सोशल वर्क ग्रेजुएट होंगे जो इस तरह से जुड़े होंगे CSDS के साथ फुल टाइम, आई गेस। शायद। तो मैंने वहाँ जो है वहीं मुलाजमत की 3 साल, और 3 साल की मुलाजमत में काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली, काफ़ी चीज़ें करने की जिनके बारे में पढ़ा था। दुनिया के बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनसे इंस्पायर हुआ मैं, उनमें से कई लोगों से जो है मेरी मुलाकात भी हुई। उनके साथ उनके बराबर में बैठकर उनके बराबरी के लेवल पर साथ काम करने का मौका मिला। तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई और फिर मैंने 2015 में वहाँ से इस्तीफ़ा देकर और मैं पब्लिक पॉलिसी रिसर्च कंसल्टेंसी के डोमेन में इंडिपेंडेंटली मैं लाइवलीहुड का करता हूँ। पर उसके साथ साथ, क्योंकि जैसा मैंने बताया अमरोहा और सिलमपुर तो एक ट्रैजेक्टरी है, तो उसको आप भाग नहीं सकते उससे, वो आपके साथ है, वो सर्वाइवल का इशू है। तो मैं इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी मैंने कुछ काम किया, और ख़ास तौर पे लोगों को मिलाने की कोशिश, लोगों के दिलों को नरम करने की कोशिश। मेरी बहुत कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं है, मेरा ये है कि डायलॉग्स के ज़रिए, मतलब इख्तलाफ करेंगे हम, पर इख्तलाफ के भी दायरों में इख्तलाफ किया जाएगा, और जो डैमेज है उसे कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, और जो इंसानी ज़िंदगी है और इंसानी इज़्ज़त है उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, उस पर मेरी कोशिश रही। इन बातों से 2 सवाल मेरे पास हैं। एक पहला सवाल तो ये कि आपने जाके कहा कि सोशल वर्क आपने चुना, और आपने चुना तो कम ही लोग चुनते हैं, जैसे हमें से बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या वाकई सोशल वर्क की पढ़ाई के दौरान आपको ये पर्सपेक्टिव मिला, और जो आपने पूरा एक्सपीरियंस आपने पीछे किया था, जो एक बैगेज आप लेके आ रहे थे, उसने आपको हेल्प की जैसा कि आप कह रहे थे, या कुछ आपको परेशानी भी वहाँ हुई है और एक तरह से आप नेगोशिएट वहाँ भी करते रहे कि नहीं शायद गलत जगह है, ऐसा कुछ आपको लग रहा था? दूसरी बात ये कि जो इससे मुझे बात समझ में आ रही है कि आपने कहा कि एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा, और कि आप किस तरह के काम में यकीन रखते हैं और इंडिपेंडेंटली जिस तरह के कामों में आप शामिल हैं, थोड़ा उसके बारे में और थोड़ा बताइए। फिर मैं एक अगले तीसरे सवाल की तरफ आऊँगा कि जो आज के कंटेम्प्रेरी हिंदुस्तान है, आज के हिंदुस्तान में जो जिस तरह के माहौल में हम हैं, वहाँ पर एक तरह की दूरियाँ हैं और बढ़ गई हैं, ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसके बहुत सारे उसके पीछे वजूहात हो सकती हैं, उसके बारे में भी फिर मैं आपसे, तो मेरे पहले सवाल की तरफ आप आइए कि सोशल वर्क ने आपको वाकई मदद की कि आपका ये पर्सपेक्टिव आज है, वहाँ से आपको काफ़ी दाना पानी मिला? एक तो ये कि जो अमरोहा का या सिलमपुर का ये जो वायलेंस, वो मैं उसे बैगेज नहीं मानता, वो बैगेज नहीं सॉरी है। बैगेज मैंने कह दिया, दिस एक्सपीरियंस, मतलब हाँ, जो आपने एक्सपीरियंस लेके आप आए वहाँ वो से। एक्सपीरियंस, वो एक तरह से एक्सपीरियंस है, यू कांट अवॉइड दैट एक्सपीरियंस, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसने डेफिनेटली सोशल वर्क ने काफ़ी मदद की। सोशल वर्क ने जो मार्जिन्स हैं उसको बहुत करीब से देखने का मौका दिया। सोशल वर्क एजुकेशन ने, सोशल वर्क, हम इंसान हैं, पर इंसान के साथ साथ और बेहतर कैसे इंसान हो सकते हैं, हमदर्दी दूसरों के साथ कैसे रख सकते हैं, हमदर्दी से ज़्यादा बड़ा जो लफ्ज़ जो है, जो एम्पैथी वाला, और कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह इनेबलर बने, वो सोशल वर्क ने सिखाया। मुझे एक याद है कि थ्योरीज़ वगैरह शायद बहुत याद ना हो, पर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब हमारे टीचर है, उन्होंने हमें पढ़ाया। तो 2008 में जैसे कोसी में फ्लड आया था बिहार में, और अलग अलग टीम्स जा रही थी, तो हमारे यहाँ भी कमेटीज़ बनी थी, तो हम भी उसमें वॉलंटियर रहे। और शाहिद सर ने जब हम वहाँ जा रहे थे तो एक नसीहत की, वो नसीहत ये थी कि आप कभी भी वहाँ कोई ज़रूरतमंद है, तो अगर आप कुछ खाना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, या कोई सामान दे रहे हैं किसी को, तो आप कभी उसके हाथ में मत दीजिएगा। आप
उसको वो जो उसकी साफ़ सुथरी सूखी जगह होगी आप उसके पास नज़दीक में रख दीजिएगा, पर उसके हाथ में मत दीजिएगा। वो हाथ में इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि कभी आपको ये ख़्याल आ जाए कि आप उसे दे रहे हैं, कभी आपके अंदर ये अना आ जाए, ये ख़्याल आ जाए कि आप उसे दे रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो लर्निंग, शायद वो बड़ी पेडागोजिकल जो क्लासिफाइड नॉलेज है, एजुकेशन है, मेथड्स हैं, आई थिंक उन्होंने शायद ऐसी चीज़ें नहीं, पर इस तरह के लातादाद जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने मदद की। और इन तमाम चीज़ों ने जो है एक तरह का एक मजमुआ दिया, चाहे वो सोशल पॉलिसी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट को दूसरी तरह से देखने का मामला हो, चाहे बिल्कुल जो है आप जो लैटिन अमेरिकन जो लिबरेशन थियोलॉजी का मामला हो, पॉलो फ्रेरे को आप ले आएँ, बिल्कुल, या आप जो है लेकर आएँ कि सोशल डेवलपमेंट का किस तरह की थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, समीर अमीन के बारे में। तो उन तमाम तरह की चीज़ों ने डेफ़िनेटली बहुत मदद की चीज़ों को, जो एक्सपीरियंस, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हम जिसका हिस्सा हैं, हम जिस प्रॉब्लम में हैं, उसको बहुत क्लियरली इस पढ़ाई ने और प्रैक्टिस ने, दोनों ने बहुत गहराई से समझने की और एक वाइड लेंसेज देने का काम किया। जो आज का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में जिस तरह की दूरियां हैं अभी, या जिस तरह के समाजी और सियासी हालात हैं, इन हालात में आप इनको कैसे देखते हैं? और मतलब, और जैसा कि मैं सवाल अगला कर रहा था कि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात जिनको हम कहते हैं, उनके बीच जो ये खाई है और ये जो आम लोगों के बीच में बढ़ती जा रही सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात ये है, उसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो वो हालात क्या हैं और कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए, और कैसे इसको आप कैसे इसको कम किया जाए, मतलब कैसे इसको मिनिमाइज़ किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जो सेकंड लास्ट बात है उससे, किसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार हिंदुस्तान की आवाम ही है। अगर कोई हवा थोड़ा आलूदा हो जाए या कोई हवा दूसरी तरफ चलने लग जाए, तो इसका मतलब ये कोई है कि आप जिसके पड़ोस में रहते हैं या जो आपके पड़ोस में रहता है, आप उसके दुश्मन हो जाएं। इख्तलाफ और दुश्मनी में फ़र्क है। इख्तलाफ जो है बहुत ख़ूबसूरत चीज़ है। एक ज़िंदा कौम के लिए, एक ज़िंदा मुल्क के लिए, एक ज़िंदा समाज के लिए इख्तलाफ से ज़्यादा ख़ूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। वो डाइवर्सिटी है। पर जब आप इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर देते हैं तो वो परेशानी है, क्योंकि उसमें जो मसला है, इख्तलाफ में आप अच्छी चीज़ तलाश करने के लिए जाते हैं, एक बेहतर चीज़ की तरफ आपकी तलाश होती है। जब आप दुश्मनी करते हैं तो आप बदला लेते हैं, और बदले में आप इंसाफ नहीं कर सकते, रिश्तों में, मामलात में, ताल्लुकात में, किसी चीज़ में नहीं। हिंदुस्तान काफ़ी बदल रहा है, काफ़ी बदला है पिछले दौर में, और जहाँ जहाँ इस हवा की धमक हुई है, वो जो धमक है और चमक है दोनों ही, उसने जो है समाज में इंतशार बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके और दोस्त होंगे, मिलने वाले होंगे। उन लोगों ने ताल्लुकात अपने आप ख़त्म कर लिए, उन लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, उन्होंने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करना बंद कर दिया। त्यौहार छोड़िए, बर्थडेज़ पे ग्रीटिंग्स जो आमतौर पे विश किया जाता था, वो सब। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। पर वैक्यूम क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि वैक्यूम के लिए गुंजाइश थी। गुंजाइश इसलिए थी क्योंकि हमने जो निज़ाम यहाँ बनाया है, उसमें जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत थी, वो हमने किए नहीं, हमारे मुल्क ने नहीं किए। जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये पूरा डिवाइड करके सोसाइटी को एक हिस्से को कंसोलिडेट किया जाए, एक हिस्से को कॉर्नर किया जाए, वो है कि आप जो है मैंडेट चाहते हैं, आप ताकत चाहते हैं, तो आप कुछ लोगों को इधर, कुछ लोगों को उधर करेंगे। आप मतलब दो खानों में लोगों को बांटेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है कि इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स बहुत वक्त से ड्यू हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है, कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया का इस वक्त हम सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, नौजवान भी सबसे ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी है।
इस मामले में हिंदुस्तान जो अपनी जो कदरें थी, जो अपने रस्म और रिवाज थे, एक दूसरे के रिश्तों को निभाने के, एक दूसरों की आंखों की शर्म रखने के, वो भुला चुके हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने इम्पॉर्टेंट हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो आपको बात कह रहा था, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ है। उसमें जब तक हम हिंदुस्तान की तमाम लोगों का, तमाम कम्युनिटीज़ का जब तक रिप्रेजेंटेशन उनके ख़याल से इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक जो है बात नहीं होगी। डिसेबिलिटी मूवमेंट का एक बड़ा नारा है, डिसेबिलिटी मूवमेंट का एक बड़ा नारा है, नथिंग फॉर अस विदाउट अस, कि हमारे बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो हमारे यहाँ परेशानी है कि हमारे स्पोक्स पर्सन बहुत हैं, हमारे बिहाफ पे बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो क्राइसिस है। और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी, एक और मैं एडिशनल आपको ये बात कह रहा हूँ, माजरत, एक जो रिसीविंग एंड पर हैं माइनॉरिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, मुसलमानों के बारे में और ईसाइयों के बारे में, दो कम्युनिटीज़ के बारे में बात करूँ, तो ईसाइयों में तो थोड़ी बेहतरी है, पर मुसलमानों में आमतौर पर उनके बिहाफ पे बोलने वाले लोग बहुत हैं। और मुसलमानों के साथ चाहे कितनी सिस्टमिक इशू हैं, उसमें दो चीज़ों में मुसलमानों को लगता है मुझे कि उससे बाहर एक नई विंडो तलाश करने की ज़रूरत है। एक तो विंडो ये कि जो विक्टिम और विक्टिमहुड का जो फ़र्क है, उससे उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है। विक्टिम आप हैं या कोई और है, वो बाहर आ सकता है, वो एक ट्रांजिशन में है। पर विक्टिमहुड अगर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ऑप्रेसिव सिस्टम हमारे अंदर पेवस्त कर दे कि तुम अपने आप को यहाँ से निकाल ही नहीं पाओ, लिबरेट ही नहीं कर पाओ, तो उसमें हम उसके साथ स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गए। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो अहम है, वो ये है कि जो हमारे खैर ख्वाह हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी फ़िक्र करने का दावा करते हैं, जो हमें बचाने का दावा करते हैं, और जो हमारे मुखालिफिन, जो हमें दुश्मन मानते हैं और हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं, उन्हें हम सिर्फ दो ही सूरतों में मंजूर हैं। जो हमारे जो हमदर्द हैं, वो चाहते हैं कि हम विक्टिम के तौर पर रहें। विक्टिम के अलावा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे, एक आम हिंदुस्तानी शहरी के नाम पे और तौर पर, शहरी के तौर पे बात करने वाला, अपनी बात रखने वाला, वो कबूल नहीं है हमारे हमदर्दों को। हमें सिर्फ विक्टिम, अगर आप बेचारे हैं तो कबूल हैं, अगर बेचारे नहीं हैं तो आप कबूल नहीं हैं। पैट्रनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस फ्रेमवर्क से बाहर निकलते हैं तो आपको जो है टारगेटिंग है, यू डोंट फिट इन दैट स्कीम। वो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, वो बड़ी पॉलिटिक्स है। और दूसरा जो मुखालिफिन वाला है, वो है विलेनाइज करने का। वो उसके बारे में तफसील में जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, सबको मालूम है। तो हमें विक्टिम और विलन की बाइनरी में हमें फंसा रखा है हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन दोनों ने, जिन्हें हमने दोस्त दुश्मन समझा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तभी मुमकिन है बेहतर कि हम इस बाइनरी से बाहर निकलें, हम हिंदुस्तान के बराबर शहरी हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से जो पसमानदा हैं और मुसलमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आप ख़ास तौर से मुसलमानों के हुकूक़ की वकालत आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जुडिशल एक्टिविज़म के थ्रू करते हैं, तो क्या लगता है कि कितने फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए 2014, अगर बहुत पिन पॉइंटेडली कहा जाए, 2014 से हम आज 2023 में आ गए। हिंदुस्तान बहुत बदला है। हिंदुस्तान को बदलने में बहुत सारी वजूहात रही हैं। हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत हमारा गौर है, पर 2014 के बाद कुछ चीज़ बेहतर भी हुई है। 1947 के बाद ख़ास तौर पर कुछ कम्युनिटीज़ के सोच के ऊपर जंग लगा दिया गया था। 2014 के बाद वो जंग हटना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर किसी कौम की बर्बादी है, ऊपर वाले ने लिखी है, तो उसमें ये कि उससे ऊपर वाला सोचने की ताकत
समझने की ताकत छीन लेता है, अपने बारे में गौर व फिक्र करने की ताकत छीन लेता है। वो हमारी ताकत छीन ली गई थी। कुछ ख़ास लोग सोच रहे थे मुसलमानों में और मुसलमानों के हमदर्द, पर मुसलमान अवामुन नास नहीं सोच रही थी। हिंदुस्तान की अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो नहीं सोच रही थी। वो खुद सोच, एक बड़ा फ़र्क। 2014 के बाद वो जो ज़ंग था बहुत मजबूती से वो रगड़ रहा है, वो जो है ख़त्म हो रहा है। बैगेज भी उतारा है मुसलमानों ने बैगेज उतारा है अपना, जो उनके ऊपर इम्पोज़ किया गया था दोस्तों और दुश्मनों ने। तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का इस क्राइसिस के बावजूद मजबूत होने का दौर है। जब हम एक इतना बड़ा तबका, जब हमारे दोस्त हमारे बारे में ये कहते हैं, मुसलमानों के जो हमदर्द हैं वो ये कहते थे 2014 से पहले, अगर ये आ जाएंगे तो मुसलमान जो है एक्सट्रीमिज़म का रास्ता अपना लेंगे, मुसलमान तशद्दुद की तरफ जाएंगे। मुसलमानों ने उन्हें जवाब दिया शायरी से, कह के नहीं करके, कि अदम तशद्दुद से, अपनी शायरी से, अपने सब्र व तहम्मुल से हम हिंदुस्तान की बका, हिंदुस्तान के आइन की बका के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बने। हमारी औरतें, जिन्हें हम मुसलमान पैट्रियार्कल सोसाइटी, मुसलमानों में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और इस मिट्टी में बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, हर मिट्टी में कुछ खामियां भी होती हैं। तो पैट्रियार्की यहाँ की मिट्टी में है, तो वो एक मज़हब, एक समाज से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो जिन औरतों को मुसलमान नहीं समझते थे और लोग भी बहुत वल्नरेबल और विलेनाइज करते थे, उन औरतों ने जो काम एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, पॉलिसी मेकर्स, हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टीज़, हिंदुस्तान के तमाम अच्छे सोचने समझने वाले लोग, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियंस, हिंदुस्तान पर लेफ़्ट सेंट्रिस्ट फोर्सेस, मजहबी ताकतें वो नहीं कर पाईं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे वो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ ले आईं। पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान में एक बड़ी जो नाइंसाफ़ी होने जा रही थी उस पर ब्रेक लगा, सिर्फ उनकी वजह से। आपको उम्मीद है काफ़ी? मुझे उम्मीद है। राजा साहब महमूदाबाद की, अभी आपको मालूम है, अभी कुछ वक्त पहले उनका इंतकाल हुआ। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में। तो मैं किसी चीज़ के ऊपर वहाँ महमूदाबाद में उनके क़िले में मैं उनसे कुछ बात कर रहा था, इसी तरह की जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि परेशानियाँ, मुश्किलें, ये तमाम चीज़। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि एक मेरे पास बड़े बुज़ुर्ग आए, एक हिंदू फ़कीर साधु आए, और उन्हें राजा साहब महमूदाबाद से उन्होंने मुलाकात में एक बात कही, फ़कीर बिल्कुल, जिसको चाहत उसको मझावत। ओके। तो जिसको ऊपर वाला चाहता है मांझता है, साफ़ करता है। तो हमारे ऊपर अभी जो है कुछ चीज़ें, ज़ंग है, वो ज़ंग साफ़ हो रहा है, और ज़ंग साफ़ होने के बाद मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। पर मुसलमानों को सिर्फ़ एक चीज़ से बाहर, एक चीज़ नहीं कई चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, और कई चीज़ों से वो इस प्रोसेस के दौरान ख़ुद बाहर आ रहे हैं, रिफ़ाइन हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमान। वो ये कि मुसलमानों को एक लीडर की तरफ, जो उनकी ख्वाहिश है कि हमारा एक लीडर हो, एक लीडर, हमारा कोई लीडर नहीं है, उससे बाज आना चाहिए। मुसलमान यहाँ 22 करोड़ हैं, 10 लाख तो लीडर होने चाहिए, छोटे बड़े, हर अपोजिशन, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लेवल पर, नीचे से लेके ऊपर तक, हर सिविल, सोशल सेक्टर, नॉन सोशल सेक्टर, हर तरह के जो सेक्टर्स हैं उसमें होने चाहिए। लीडर्स का जो हमारा परसेप्शन है, जो हमने बहुत कन्फाइन किया है, वो टूटना चाहिए, हमें नए तरह से उसमें फ़हम चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जो मुझे लगती है कि मुसलमानों को बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मुसलमान जो है अपना इंगेजमेंट जो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ, हिंदू समाज के साथ, मैं समाज के साथ कह रहा हूँ, मैं मजहबी लीडर्स के साथ नहीं कह रहा, मैं जो है पॉलिटिशियंस के साथ नहीं कह रहा, वो मुसलमानों को बढ़ाना होगा। वो हमसे नहीं मिल रहे, वो हमारे यहाँ दावतों में नहीं आ रहे, वो हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने होंगे, वो हमारे हैं, समाज हमारा है। तो हमें, अगर वो नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं कर पा रहे, तो हमें करना होगा, और उसके लिए हमें सोशल मीडियम से यूज़ करने होंगे। हमें पॉलिटिकल और रिलीजियस शायद फ्रेम और रीच से काम नहीं चलेगा। वैसे आखिरी सवाल आपसे,
इसी से जुड़ी हुई सारी बातें। बस आखिरी सवाल ये कि आप कुछ हमारे जैसी नई जनरेशन के लिए, ख़ास तौर से जिस सब्जेक्ट से मेरा और आप दोनों का लेना देना है, मेरा तो अब ज़्यादा है, आप तो शायद कम है उस तरफ, फिर भी क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को, सोशल वर्क फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने काम के हवाले से, जिस तरह काम में आप शामिल हैं? देखिए, सोशल वर्क में जो सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा हवा, तो अब कोशिश की जा रही है कि करिकुलम को कैसे रिविज़िट किया जाए, कैसे सीखा, प्रैक्टिस और जो पेडागॉजी है उसका क्या प्रैक्टिस रहे। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे यहाँ, जो एक्सेप्टेंस नहीं होना हर चीज़ का, एक एलिटिज़म होना, एक उसके साथ साथ हमारे इस पूरे प्रोफेशन में एक ख़ास ही सेक्टर को, एक ख़ास ही क्लास को जो है कैटर किया जाता है। हम एक इंडस्ट्री के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की हम बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। डिग्निटी पे काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ, डिग्निटी उनके यहाँ, उनके जो साथ काम करने वाले हैं, मैं सबऑर्डिनेट्स या सीनियर्स नहीं कहूँगा, उनके बीच नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर सेंसिटाइजेशन में काम किया जाता है, वहाँ हैरेसमेंट के चार्जेस लगते हैं और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। आप बाहर देखते हैं, बाहर चैम्पियन बनते हैं, आप अपने घर में, अपने दफ्तरों में जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते, वो एक बड़ा फेलियर है। ट्रेड यूनियंस जो है हमारे, या जो लेबर राइट्स पे काम करने वाले हमारे सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत सारी पॉलिसीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे ब्लेम करते हैं चीज़ों को दूसरों को लेकर, पर उन्हीं के इंस्टीट्यूशंस में उनके साथ जो काम करने वाले हैं, उनकी जो है उनको छुट्टी देने का आप तरीका देख लीजिए, उनकी सैलरीज़ का तरीका देख लीजिए, बहुत डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी है। तो मेरा तो ये है कि डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में, जो हमारे यहाँ उसकी बड़ी सीरियस क्राइसिस है, पढ़ाई में भी और प्रैक्टिस में भी। उसूली तौर पर उसके ऊपर एक चैलेंज है, वो कलेक्टिव चैलेंज है, वो आपका मेरा चैलेंज नहीं है। उसके ऊपर जो है शायद आगे रास्ता निकले, जैसे बहुत सारी और पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, ये भी एक पॉजिटिव की तरफ जाए। आप लोग फील्ड में काम करते हैं और मैं तो कहीं कुछ काम ही नहीं करता। मैं लोग कहते हैं आप क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ कि जो मैं काम के नाम पे जो चीज़ें करता हूँ वो गिनाने, मतलब उसको काम भी नहीं कह सकते। वो काम जो है, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपके लिए है वो काम, शायद अपना आप डिफ़ाइन कर पाएंगे फिर से, कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप जो शम्मा जला रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, हमारे साथ थे उवैस सुल्तान ख़ान, जो कि दिल्ली में मुकीम हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आगे फिर हम किसी इसी ख़ास मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। बेहद शुक्रिया।